हेलो साथियों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल ट्यूशन अड्डा में। साथियों, आज की हमारी जो वीडियो है वो रहने वाली है कि सीटेट में इतने सारे बच्चे आखिर फेल क्यों हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ऐसा क्या होता है जो इतने सारे बच्चे फेल हो जाते हैं। तो साथियों, हम यहाँ देख पाते हैं कि पेपर 1 के लिए जो टोटल कैंडिडेट थे उसमें 12,11,611 बच्चों ने फॉर्म डाला, जिसमें से 10,65,000 बच्चे पेपर देने के लिए पहुँचे और जिनमें से सिर्फ 3.5 लाख बच्चे ही पास हो पाए। अगर हम बात करें पेपर 2 की, तो इसमें 21,56,000 बच्चों ने फॉर्म डाला था। उनमें से 18,67,000 बच्चे एग्ज़ाम देने पहुँचे हैं और उनमें से सिर्फ 3,46,000 बच्चे ही पास हो पाए, जिसका 18.56% ही बच्चे पास हो पाए। आखिर इतनी बड़ी वजह क्या रही होगी कि इतनी बड़ी संख्या में बच्चे फेल हो पा रहे हैं? आखिर ऐसा क्या रीज़न है? तो देखिए, इसके लिए हमने काफ़ी एनालिसिस करा है कि आखिर ऐसा क्या बड़ा कारण हो सकता है जो इतनी बड़ी संख्या में बच्चे फेल हो रहे हैं। तो जब हमने देखा, ना तो किसी कंटेंट में कमी है, बहुत सारा अच्छा कंटेंट मिल रहा है, पढ़ाने के तरीके बहुत अच्छे हैं और सभी लोग अपने स्तर से बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं। तो इसमें हमने एक बात देखी कि पेपर जो पूछा जाता है वो समझ बेस है, वो कंसेप्चुअल है, और हम जो आजकल तैयारी कर रहे हैं ना, वो 1 लाइनर वाली कर रहे हैं, एमसीक्यूज बेस कर रहे हैं। हम जो तैयारी कर पाते हैं वो 1 लाइनर क्वेश्चन वाली कर रहे हैं कि सीधा सटीक उत्तर इसका ये होगा, इसका उत्तर ये होगा, इसका उत्तर ये होगा, जबकि ऐसा नहीं है। मैं आप लोगों को अवगत करा दूं, सीटेट अभी जो 7 और 8 फरवरी को सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। साथियों, ये एक सीटेट का पेपर है जो हाल ही में पूछा गया है। आइए इसमें हम देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं जिससे हम ये पता लगा पाएँ कि हमारी कमी आखिर कहाँ रह गई होगी। हमें क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 18 है। इसमें विकास के उस समय को संदर्भित करता है या करते हैं जब कोई व्यक्ति एक नया कौशल या क्षमता प्राप्त करने के लिए सबसे ज़्यादा तैयार होता है और बाद में जीवन में इसके नुकसान की भरपाई करना मुश्किल होता है। तो इसमें जो बात कही गई है वो एक ऐसे पीरियड के लिए कही गई है जो बिल्कुल इतना सेंसिटिव पीरियड है, अर्थात संवेदनशील अवधि। बच्चे ने अगर संवेदनशील अवधि को अच्छे से पढ़ा होगा, सेंसिटिव पीरियड को अगर बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, तो वो इसका एक कंसेप्ट बना लेगा। उस कंसेप्ट में अपनी इस अवधारणा को शामिल कर देगा कि इस प्रकार का अगर कोई ऐसी बात होती है तो मैं इस वाले कंसेप्ट को यूज़ करूँगा। चलिए आगे देखते हैं इसी तरह के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 क्वेश्चन में कह रहा है कि शैशवावस्था और प्रारंभिक बचपन के दौरान हाथ और पैरों की तुलना में टांग और बाहें तेजी से बढ़ते रहते हैं। इस क्वेश्चन का अर्थ क्या होगा? देखिए, इसमें क्या है, ये समीप दूराभिमुख है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। क्या आपके माता पिता की अनुपस्थिति में फ्रीजर से चॉकलेट चोरी करना ठीक है? इस सवाल के जवाब में 4 वर्ष की मीना ने जवाब दिया, ऐसा करना गलत होगा क्योंकि ऐसा करने से मुझे माता पिता से सज़ा मिल सकती है। मीरा का नैतिक तर्क लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की किस अवस्था को दर्शाता है? एक कंसेप्ट बना था जो हिंस को दवाई की चोरी करने वाली बात थी, जिसमें सजा और आज्ञा का जो पालन दिखाया गया था। अगर किसी बच्चे ने वो कंसेप्ट अच्छे से कर लिया तो वो इस सवाल का आंसर बहुत आसानी से दे पाएगा। तो हम बात करते हैं कि आखिर हमने इसमें ऐसा क्या नया किया है कि हम अपनी इस समझ को बच्चों तक पहुंचा पाएँ। तो साथियों, हमने इसी प्रकार की एक सीरीज़ बनाई है जिसमें इस प्रकार का जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, पहले तो थ्योरी है, थ्योरी में भी बहुत आसान भाषा में ये सब चीज़ें समझाई गई हैं। उसके बाद फिर हमने पीवाईक्यू लिए हैं। पीवाईक्यू को एनालिसिस करने के बाद कुछ ऐसे क्वेश्चन अपने पास से समाहित किए हैं जो कंसेप्ट बेस पे हो। एक बार आपको कंसेप्ट दिखाते हैं कि कैसा सवाल बनता है और कैसे हमारे कंसेप्ट होते हैं। तो साथियों, यहाँ देखना कि हमने इसमें क्या नया किया है। हमने एक सवाल लिया, एक सिचुएशन ली, उस पर एक कंसेप्ट लिखा। जैसे सवाल है, एक शिक्षक देखता है कि छात्र अजय ने अचानक से बहुत अच्छी पेंटिंग करना शुरू कर दिया है, जबकि वह पहले सामान्य था। क्या अजय का विकास अचानक हुआ है?
इसमें हमने कंसेप्ट बनाया है कि विकास कभी भी अचानक नहीं होता, यह एक सतत प्रक्रिया है। अजय के पिछले छोटे छोटे अभ्यास अब परिणाम के रूप में दिख रहे हैं। ऐसा ही एक बार एक क्वेश्चन आया था कि एक बच्चा खिड़की की तरफ बाहर मुंह निकाल के झांक रहा है, बार बार ऐसे कर रहा है, तो वो किस श्रेणी के अंतर्गत आ रहा है? तो कुछ इसी प्रकार का प्रश्न था वो भी एक कंसेप्ट बेस पे था। अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ हमने एक बात लिखी है, एक बच्चा पहले अपनी गर्दन संभालना सीखता है और फिर बैठना और अंत में खड़ा होना। यदि उसी समय वह गेंद फेंकने के लिए अपने पूरे हाथ और फिर उंगलियों का प्रयोग करता है तो वह क्या है? तो देखिए साथियों, इसका हमने कंसेप्ट बनाया कि यहाँ विकास के दो सिद्धांत एक साथ काम कर रहे हैं। पहला शीर्षगामी, जो सिर और पैर को समेट रहा है। दूसरा समीप दूराभिमुख, जो केंद्र से बाहर की तरफ कार्य कर रहा है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। समान आयु के दो बच्चे सीमा और रीता हैं। सीमा ने 10 महीने में बोलना शुरू किया, जबकि रीता ने 14 महीने में। क्या रीता का विकास असामान्य है? तो इसका जो कंसेप्ट बना है वो बना है कि नहीं, क्योंकि विकास की दर भिन्न भिन्न हो सकती है, भले ही विकास का क्रम सीक्वेंस समान हो। तो साथियों, इस तरह से हमने एक पूरी सीरीज तैयार की है। हालांकि ये मैंने एक बुक के लिए अप्रोच किया था कि मैं इस तरह से पूरी सीडीपी के लिए एक बहुत अच्छी बुक लिखूंगा, जिसमें मैंने एक एनालिसिस करके भी देखा था कि मेरे इस बुक का क्या रिएक्शन जाएगा। अगर मैं बात करूं, मैंने जो सीटेट का जो पेपर है, साथियों इस तरह के प्रश्नों को जोड़ जोड़कर मैंने एक महत्वपूर्ण सीरीज तैयार की है, जिसमें कंसेप्ट हैं, तर्क हैं, कथन है, और शुरू में जो डेफिनेशंस हैं इतने आसान भाषा में समझाया गया है, बहुत आसान भाषा में। आप इसे एक बार पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा। हालांकि मैंने इसको एक बुक के लिए अप्रोच किया था, एक दो बार किसी बड़ी कोचिंग से भी मैंने कांटेक्ट करने की कोशिश की, कांटेक्ट भी हुआ, लेकिन उनका वही रहता है ना कि हमारे पास कंटेंट टीम है, हमारे पास अपना नाम चल रहा है, तो हम आपको क्यों दें। बस वहीं से थोड़ा मन हट गया। अपनी बुक के लिए अभी इतना मेरे पास अप्रोच नहीं है कि इतनी बड़ी मेरे पे लीड नहीं है। मेरी बुक का नाम संजीवनी रहने वाला है, और यह साफ हो जाता है कि मेरी बुक इसमें से 30 में से 28 क्वेश्चन जो बिल्कुल सीधे सीधे सीडीपी के हल हो रहे थे। मैंने क्वेश्चन पेपर मिलाया था कि बाल विकास सीडीपी को जो प्रश्न पत्र है, मैंने उसको अच्छे से विश्लेषण किया, जो सीटेट 8 फरवरी को होता। मैंने देखा कि सीटेट का जो क्वेश्चन है वो उसका क्या टॉपिक रहने वाला है, और जो मेरी लिखी गई पुस्तक है उसके वो कौन से पेज पर उसका सटीक आंसर मिल पा रहा है। तो साथियों उसमें मैंने देखा 30 में से 28 क्वेश्चन, 30 में से 28 क्वेश्चन मेरी बुक के पृष्ठ, बिल्कुल मेरी बुक में पृष्ठ संख्या सहित बिल्कुल एज इट इज मिल पा रहे थे, जो कि गहन अध्ययन करके बनाई गई है। इसमें निष्कर्ष ये निकलता है कि केवल प्रश्न संख्या 29 और 30 ऐसे हैं जो सीधे तौर पर थ्योरी से नहीं बल्कि कॉमन सेंस और पेडालॉजिकल लॉजिक के आधारित है, लेकिन इनका आधार भी आपकी पुस्तक के शिक्षण विधि वाले पृष्ठ भाग 32 में छिपा हुआ है। बाकी 30 में से 28 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो बिल्कुल मेरी किताब में पृष्ठ संख्या सहित दिया गया है, और उनमें उनका टॉपिक दिया गया है कि किस टॉपिक से लिए गए हैं वो। तो साथियों मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मोटो था कि इतने सारे बच्चे जो फेल हो पा रहे हैं ना, आजकल बच्चे क्या सोचते हैं कि एमसीक्यूज याद कर लेंगे, वन टाइम क्वेश्चन याद कर लेंगे, इस तरह के क्वेश्चन से पेपर पास नहीं होता है। हमारे बहुत सारे अध्यापक हैं, बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट ला रहे हैं, बहुत सारी बातें बताते हैं, बच्चे उन्हें आसानी से ग्रहण नहीं कर पाते या वो ठीक से समझ नहीं पाते उन्हें। और सीटेट आजकल एक समझ बेस आधारित पेपर बन गया है। तो बस इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने एक पूरी सीरीज़ बनाई हुई है। अगर आप लोगों का प्यार और सपोर्ट रहा तो मैं इस पूरी सीरीज़ को YouTube पर ले आऊँगा। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि थोड़ा सपोर्ट करें, ताकि मैं आपके लिए इस पूरी सीरीज़ को फ्री ऑफ कॉस्ट YouTube पर मैं ले आऊँ। तो धन्यवाद आप सबका इतना प्यार देने के लिए। थैंक यू टू ऑल।